इतनी हैसियत अगर होती तो वो कई चुनाव लगातार हारते नहीं। कई चुनाव वो हार चुके, इसलिए राजद ने उनको टिकट नहीं दिया इस बार और वो सीट कांग्रेस को दे दी। तो प्रभुनाथ सिंह ठीक है, किसी समय में बहुत दबदबा था, समर्थन था लोगों का, और उनकी विरासत को आगे नहीं बढ़ा पाया उनका परिवार। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा असरदायक होगा। या ये जो कह रहे हैं कि हम राजद को मिटा देंगे, राजद को तो नीतीश कुमार और बीजेपी मिल के नहीं मिटा पाए, तो वो अकेले प्रभुनाथ सिंह के पुत्र क्या मिटा पाएंगे। तो ये राजनीति में इस तरह के दावे किए जाते हैं। प्रभुनाथ सिंह की जो छवि थी और जो उनका पकड़ था, क्या रणधीर सिंह महाराजगंज में वो पकड़ रखते हैं? कभी नहीं हो सकता है। अभी भी प्रभुनाथ सिंह की वजह से ही या उनके नाम से ही उनको लोग जानते हैं। आकाश के बारे में ये है कि पिछली बार भी ये प्रयास इन्होंने किया था, हाँ, मोतिहारी से किया था और उसमें सफलता नहीं मिली। सिर्फ वो अखिलेश जी के पुत्र हैं और उन्होंने टिकट हासिल कर लिया अपने प्रभाव के बूते। तो अब उनकी तरफ रुझान अगर होगा तो कुछ जातिगत या कुछ और व्यक्तिगत कारणों से हो सकता है, लेकिन आम तौर पर जो जन सामान्य के बीच में, मतदाताओं के बीच में वो हैसियत उनकी नहीं बन पा रही है। एक तरह से अब ये एक तरफा मुकाबला वहाँ कहा जा सकता है कि है। एक तरफ नए नवेले, वो उनको भी राजकुमार कह सकते हैं, जैसे साहबजादे मोदी जी कह रहे हैं, तो वो भी एक शाहजादे हैं। और भाई दूसरी ओर धुरंधर खिलाड़ी हैं राजनीति के सिग्रीवाल जी। तो नीतीश कुमार जो सम्मान प्रभुनाथ सिंह को देते थे, उनके बेटे को देंगे जदयू में? नहीं देंगे। वो भी एक नए भतीजे हो गए उनके, जैसे तेजस्वी आज भी कहते हैं कि चचा हैं हमारे, उसी तरह वो भी कहेंगे कि हमारे चचा हैं। धूमल सिंह तो जदयू में हैं, तो उनका समर्थन तो उनको नहीं मिलेगा। मगर ये सच्चिदानंद राय जो हैं, तो ये उनकी व्यक्तिगत खुंदस है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, लोकसभा चुनाव का समय है और तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई को होगी, यानी प्रचार प्रसार जो है वो कल थम जाएगा। लेकिन उससे पहले आज पीएम मोदी का बिहार में दौरा था। दरभंगा में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और एक ही मंच से 4 सीटों को साधा है, जिसमें झंझारपुर, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर शामिल है। दूसरी तरफ INDIA गठबंधन के खेमे से तेजस्वी यादव लगातार दौरा कर रहे हैं, चोटिल हैं। उसके बावजूद आज मधेपुरा, अररिया, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण पहुंचे। दरभंगा में भी मछली के साथ शौकीन जिस तरीके के हैं वो दिखाई दिया। उनका मुकेश सहनी भी नजर आए। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर एक और है कि प्रभुनाथ सिंह का परिवार वापस से जदयू में शामिल होने जा रहा है। तो इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर जी हैं और प्रवीण बागी जी हैं। तो सबसे पहले तो जो पीएम मोदी का आज बिहार में दौरा रहा, दरभंगा से जिस तरीके से उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है, उसको कैसे देख रहे हैं? तेजस्वी यादव पर ही नहीं, लालू प्रसाद पर भी निशाना साधा है और इसके साथ साथ राहुल गांधी को भी लपेटा है। और ये दरभंगा की सभा में उन्होंने गोधरा की भी चर्चा की, गोधरा कांड की। जो जब वो मुख्यमंत्री थे वहाँ, उस समय गोधरा कांड हुआ था और उसमें बड़ी बदनामी हुई थी कि सरकार ने कंट्रोल नहीं किया और दंगे हुए वहाँ। गोधरा में कार सेवकों को जलाया गया था ट्रेन में, 60 कार सेवकों की उसमें मौत हुई थी और उसके बाद वहाँ दंगे भड़क गए थे गुजरात में। तो उसका जिक्र उन्होंने किया और उस बहाने लालू यादव को लपेटा। हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए भी कोशिश की उन्होंने, एक तीर चला दिया उस दिशा में। उन्होंने कहा कि जो बिहार के साहबजादे हैं, नाम नहीं लिया, कहा कि बिहार के जो साहबजादे हैं, उनके पिता जब रेल मंत्री थे तो उस समय जो गोधरा कांड हुआ था, ट्रेन में कार सेवकों को जलाया गया था, तो उन्होंने एक कमेटी बना दी, एक रिटायर्ड जज की कमेटी, और उस कमेटी ने सोनिया गांधी के हिसाब से रिपोर्ट लिखी और ऐसी रिपोर्ट दी कि उससे सारे जो आरोपी थे वो छूट जाते। मगर कोर्ट ने उस कमेटी की रिपोर्ट को कूड़े की टोकरी में फेंक दिया। तो इस बहाने उन्होंने गोधरा दंगे की याद दिला के, गोधरा कांड की याद दिला करके उन्होंने हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोशिश की। इसे इस रूप में देखा जा सकता है।
दूसरे उन्होंने ये कहा कि जो साहबजादे दिल्ली के हैं और जो बिहार के साहबजादे हैं, दोनों का प्रोफाइल एक ही तरह का है और दोनों का रिपोर्ट कार्ड भी एक ही जैसा है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत चोट किया लालू परिवार पर और सोनिया गांधी के परिवार पर। अब वो इलाका जो है, दरभंगा का इलाका, इस मामले में संवेदनशील माना जाता है कि हिंदू की आबादी है, मुस्लिम की भी अच्छी आबादी है वहाँ, और पूर्व में वहाँ सांप्रदायिक तनाव की स्थिति भी होती रही है। हालांकि इधर कई वर्षों से, कई दशकों से कहिए कि वहाँ स्थिति सामान्य रही है, मगर तब भी मुहर्रम में या दुर्गा पूजा में कुछ छिटपुट घटनाएं हो ही जाती हैं। तो ये इस के पीछे यही वजह है कि उन्होंने उस घटना का जिक्र किया ताकि एक ध्रुवीकरण हो जाए। और जो गोपाल जी ठाकुर हैं वहाँ से उम्मीदवार भाजपा के और सिटिंग सांसद भी हैं, वो भी इसी रूप में जाने जाते हैं, हिंदूवादी नेता की छवि है उनकी, तो इससे उनको फ़ायदा होगा। मगर जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि दरभंगा अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, मैथिल संस्कृति के लिए। और दरभंगा में किसी भी अतिथि जब पहुंचते हैं, वहाँ कोई मेहमान आते हैं, तो उनका स्वागत पाग पहना करके और मखाना दे करके किया जाता है, या मखाना की माला पहनाई जाती है। अब प्रधानमंत्री भी पहले वहाँ गए हैं तो इसी तरीके से उनका स्वागत होता रहा है, यहाँ वहाँ यही स्वागत का तरीका रहा है। मगर इस बार सभा में प्रधानमंत्री को न पाग पहनाया गया और न मखाने की माला पहनाई गई। अब इसकी क्या वजह है, सुरक्षा कारणों से ऐसा किया गया या क्या वजह है, ये तो भाजपा के लोग ही बता सकते हैं, या दरभंगा के जो अतिथि सत्कार पारंपरिक तरीके से जो होता है उस तरीके से नहीं हुआ। और उन्होंने जो समस्तीपुर से उम्मीदवार हैं, जो मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनकी पुत्री सांभवी, तो उनको एक तरह से उन्होंने स्टार बना दिया वहाँ। वो ठीक प्रधानमंत्री के बगल में मंच पर बैठी दिखी और हाथ जोड़ करके उनसे कुछ कुछ कह रही थी, अपनी बात कुछ कह रही थी, और प्रधानमंत्री ने उनके माथे पर हाथ रख के उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि ये देश की सबसे कम उम्र की उम्मीदवार है, यहाँ से चुनाव लड़ रही है, तो इस बेटी की जीत तो होनी ही चाहिए। तो एक तरह से उनकी जीत उन्होंने पक्की कर दी। अब बाकी मतदाता क्या उनकी अपील पर फैसला करते हैं ये तो देखना होगा, मगर अपनी ओर से उन्होंने जीत सांभवी की पक्की कर दी है। आप कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री का जो भाषण रहा और जिस तरीके से उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधा है? देखिए, जब भी प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं किसी लोकसभा क्षेत्र में, तो उनका जो निशाना होता है वो सिर्फ उस लोकसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं होता है। वो पूरे देश को नज़र में रखते हुए, अपनी पूरी राजनीति को नज़र में रखते हुए और एक ख़ास रणनीति के तहत वो बातें कहते हैं, ताकि ऐसा नहीं लगे कि ये एक कोई स्थानीय मुद्दा पर उन्होंने चर्चा की। तो प्रधानमंत्री का जो पद है या जो अपेक्षित है उनसे, ये लगता है कि वो कई तरफ से कई लोगों पर निशाना साधते हैं, और ये स्वाभाविक भी है, इसलिए कि वो वहीं से जो बात कहनी होती है उनको, जो पहले से तय कर लेते हैं, या उस समय का जो मुद्दा होता है या जिस मुद्दे को वो चाहते हैं कि ये मुद्दा लोगों तक जाए, ये उछले, तो वो सिर्फ अगर दरभंगा गए तो दरभंगा के लिए ही नहीं वो कह रहे थे, बल्कि पूरे देश में चुनाव के मद्देनज़र कह रहे थे। दूसरी बात है कि मिथिलांचल का केंद्र माना जाता है दरभंगा और मधुबनी को। तो वहाँ जैसा प्रवीण जी ने कहा कि स्वागत में अगर इस तरह की कोई बात दिखती है जो वहाँ लगे कि मखाना, पान और मछली और ये सारी चीज़ें जो हैं दरभंगा की, वो अगर उभरती हैं, सामने आती हैं, तो इससे एक लगाव सा महसूस होता है और नेता चाहते भी हैं। और ख़ास तौर पर हमने तो देखा है प्रधानमंत्री को जिस इलाके में जाते हैं वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो वेशभूषा है, वो कभी कभी वही धारण भी करते हैं और उस तरह की वहाँ की भाषा में कुछ पंक्तियाँ बोलते भी हैं शुरू में।
तो मैथिली में भी उन्होंने कभी कभी जो उस इलाके में पिछली बार भी बातें कही हैं, ताकि वो एक तरह से कोऑर्डिनेट माने ये उनका मतदाताओं वहाँ सुनने वालों को वो अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। दूसरी बात यह है कि ये जो वहाँ उम्मीदवार हैं मिथिलांचल में और ख़ास तौर पे दरभंगा में, तो ये एक तरह से लोगों को ये लग रहा है, विपक्षी को भी ज़्यादा लग रहा है कि ये एंटी इनकम्बेंसी के तहत है। अच्छा। और ये इनसे लोग नाराज़ भी बहुत हैं। नाराज़ स्वाभाविक है कि जो 2-3 बार सांसद हों और उनसे अपेक्षाएं हों वो पूरी नहीं होती हों, और प्रायः नहीं ही होती हैं, तो एक डर तो होता है। और वो भी उस इलाके में जहाँ पर अगर आप हिंदू और मुस्लिम मतों को देखें, वो आंकड़ों में जाएं, तो आपको लगेगा क्या कि वहाँ मुश्किल हो जाता है निकाल लेना सीट को। तो ये गोपाल जी ठाकुर के लिए कोई बहुत आसान नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद भी हो तब भी चुनौतियां बहुत होंगी वहाँ, और चुनौतियों में जो एक तरह का माहौल पैदा हुआ है, जिस तरह से हिंदू मुसलमान की बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खुल के जो कही हैं कि कैसे कैसे अपीजमेंट हुआ, ये तुष्टीकरण का जो माहौल कांग्रेस ने पैदा किया, तो उससे क्या असर पड़ा है, किस तरह से कुछ लोग जो बहुसंख्यक वर्ग है वो उपेक्षित रहा है, तो ये भी वो साथ साथ उन्होंने इसको चाहा है कि उस इलाके में भी ये हो। मुझे याद आ रहा है एक समय में कि मैं घूम रहा था उस इलाके में एक चुनाव के दौरान, तो हमने देखा कि एक जगह से खबर उड़ी कि वो जो पूरा का पूरा 2-3 गांव है वो एक पार्टी के पक्ष में जा रहा है। अब ये बात इस तरह बिजली माने कि जंगल की आग की तरफ फैलने लगी कि इसके बाद जो दूसरा गांव था जिसमें उसके विरोधी मत के लोग थे, वो उस तरह से पोलराइज हो गए कि वो उधर से भी हुजूम जैसे उमड़ पड़ा हो, और ये स्थिति ऐसी आ गई कि जो उसमें जो बहुतायत में थे वो हावी हो गए। तो ये सारी बातें होती रहती हैं और चुनाव के संदर्भ में ये माहौल पैदा करने की कोशिश होती है। अच्छा, ये जो संभवी को लेकर जो बयान प्रधानमंत्री ने दिया है, क्योंकि जब से उनको टिकट मिला है कई तरह के आरोप चिराग पर भी लगे हैं और उन पर भी लगे हैं। चिराग को कहा गया कि बाहरी को उतार दिया, जिन्होंने उनको मिटाने की कोशिश की उनको टिकट समस्तीपुर में दे दिया। ये भी कहा जा रहा है कि जो उनके चाचा हैं और उनके भाई हैं वो समस्तीपुर में संभवी के समर्थन में नहीं खड़े हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने संभवी की राह कितनी आसान समस्तीपुर में? इसीलिए कि प्रधानमंत्री समझ रहे होंगे कि ये इनके लिए मुश्किलें पेश आएंगी, इसीलिए कि इनको जिस तरह से वहाँ उम्मीदवार बनाया गया उसमें स्थानीय लोगों को, वहाँ के लोगों को, खास करके चिराग पासवान के समुदाय के जो समाज के लोग हैं उनके बीच भी इस तरह से थोड़ा प्रतिरोध या इस तरह की बातें, विरोध के स्वर उभरे, और उस समुदाय, उसी जाति समूह से एक ऐसा उम्मीदवार सामने आ गया जो कि लग रहा था वहाँ लोगों को कि ये बाहरी और ये अपने, ये दोनों बातें जब होने लगीं तो जाहिर तौर पर ये कोई आसान जीत वहाँ शांभवी के लिए दिख नहीं रही थी। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने ये सोचा होगा कि अगर इनको हमारा इस तरह से ये आशीर्वाद मिले या ये प्रभाव जाए आज की मीटिंग का, ताकि इनका रास्ता आसान हो, तो ये एक तो ये कोशिश होगी। दूसरी बात है ये कि बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है चिराग पासवान पर जो, या रामविलास पासवान के परिवार पर ही जो आरोप लगते रहे हैं, तो उसमें परिवारवाद के मामले में वहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता जाके चिराग पासवान के क्षेत्र में ये परिवारवाद को लेके लालू यादव के परिवार पर आक्षेप करने की स्थिति में नहीं होता है, इसीलिए कि उसको लगता रहता है कि तब तो ये जो सामने में है उसके बारे में आप क्या कहेंगे। और यही तेजस्वी ने या लालू जी ने ये बार बार इसको लोगों के बीच में ये बात रखी है। तो निश्चित रूप से ये माना जा सकता है कि समस्तीपुर की जो लड़ाई है, चुनावी लड़ाई, वो इस तरह से है कि चुनौती ऐसी है कि इसमें परिणाम
कहीं चमत्कारिक रूप से बदल न जाए। हाँ, तो ये प्रयास इन लोगों का है। कि दूसरी बात यह है कि कई तरह की बातें उठती हैं। चिराग पासवान अगर जिस तरह से अपने को मोदी भक्त घोषित करते हैं, हनुमान घोषित करते हैं, और वही हनुमान एक समय में कितने दुखी हो गए थे। तो ये भी लोगों की नज़र में, देखिए लोगों की नज़र से आप बहुत बात को छिपा नहीं सकते हैं। एक समय में ऐसा लगने लगा था कि आपने हाजीपुर में या कहीं एक मीटिंग में आपने कह दिया क्या कि हमारा समर्थन जो है राष्ट्र के लिए है, या बिहार के लिए है, हम किसी संगठन या दल के लिए नहीं है। ये आपको कहने की कैसे आपने क्यों कही? तो लोगों ने तुरंत उससे एक मैसेज लिया कि ये मन में इनको नाराज़गी है। तो उसको हालांकि बाद में पाटने की कोशिश हुई, और अब ये पूरे तौर पर समर्पित है। और सबसे बड़ी बात कि इनका संकट तो सबसे पहला ये टला कि इनके परिवार के जो पारस जी थे, जो इतने नाराज़ थे और इस तरह आरोप प्रत्यारोप का दौर एक चला था, उसमें पारस जी मिल गए, चुप हो गए, खामोश हो गए, और वो अब बाधक नहीं बन रहे हैं। तो ये जमुई और समस्तीपुर दोनों में इनके लिए सहज स्थिति बन गई। लेकिन नामांकन में नहीं पहुंचे चिराग के बुलाने पर। देखिए वो जो खटास है, जो खटास जितनी गहराई में उतर गई थी, उसको आप एकदम से वो काट के और उसको सामने नहीं ला सकते थे। भीतर भीतर मन में अभी भी बहुत सारी बातें चल रही होंगी। देखिए ये तो रही प्रधानमंत्री जी का बिहार दौरा, लेकिन दूसरी तरफ देखिए पूर्व बाहुबली सांसद प्रभुनाथ सिंह, बीते कई दिनों से उनके बेटे रणधीर सिंह को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही थी। महाराजगंज से राजद के टिकट के उम्मीदवार थे। पहले राजद ने यह सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी, और फिर बाद में वहां से प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह को टिकट मिल गया। उसके बाद आज बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि रणधीर सिंह ने राजद छोड़ दिया, और अब जनता दल यूनाइटेड में वो 14 मई को शामिल होने जा रहे हैं। कितनी ज़्यादा राजद को ये झटके वाली खबर है और एनडीए के लिए राहत वाली खबर है? देखिए इस पे मैं बोलूँगा, मगर उसके पहले सांभवी के बारे में बता दूँ कि सांभवी बहुत व्यवहार कुशल युवती हैं, और उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत बेहतर तरीके से हुई है। तो और दूसरे कि प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मीयता दिखाई, आत्मीय भाव दिखाया उनके प्रति, तो उसकी वजह है उनके जो ससुर हैं, अच्छा, किशोर कुणाल जी। तो वो परिचय किसी ने दिया होगा कि ये उनकी बहू हैं, तो इस नाते उनका जुड़ाव ज़्यादा हुआ और ज़्यादा उन्होंने उनके लिए कहा वहाँ। किशोर कुणाल जी का राम जन्मभूमि आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, और जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था जिसमें फैसला बाद में हुआ, तो उस केस में जो फैसला आया उसमें जो किशोर कुणाल जी ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए थे उसको भी आधार बनाया जजों की बेंच ने, और उसी के आधार पर फैसला हुआ। तो फिर वहाँ राम मंदिर मिला। तो उनका एक उस आंदोलन से जुड़ाव रहा है, और उनकी बहू हैं, तो इस नाते स्वाभाविक रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो ज़्यादा करीबी फील होगा उनको। और दूसरा जो रणधीर सिंह के बारे में आप कह रहे हैं, तो रणधीर सिंह के वजह से फ़ायदा होगा सीधा सीधी भाजपा को, यानी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को, क्योंकि उनके रहते वो स्वाभाविक था कि वो महागठबंधन के साथ जाते और फिर उनके लिए प्रचार करते। जो भी थोड़ा बहुत वोट कटता उनके वजह से, राजपूतों का या दूसरे तबकों का जो उनके समर्थक हैं, प्रभुनाथ सिंह के परिवार से जो लोग जुड़े हुए हैं, तो वो सिग्रीवाल जी का ही वोट कटता, भाजपा का ही कटता। तो अब भाजपा का वोट इंटैक्ट हो गया, और उससे उनकी जीत अब वहाँ सुनिश्चित एक तरह से कही जा सकती है कि अब उनकी जीत लगभग तय है, क्योंकि उनके सामने जो उम्मीदवार हैं आकाश, उनको क्षेत्र में लोग जानते नहीं हैं। वो केयर ऑफ हैं, अपने पिता के केयर ऑफ हैं, अखिलेश सिंह के बेटे हैं, और अखिलेश सिंह का भी उस इलाके से बहुत कोई गहरा नाता रिश्ता जुड़ाव नहीं रहा है वहाँ के लिए। वो भी बाहरी हैं और बेटा तो बिल्कुल नए हैं। तो एक तरह से अब ये एक तरफा मुकाबला वहाँ कहा जा सकता है कि है। एक तरफ नए नवेले वो उनको भी राजकुमार कह सकते हैं, जैसे साहबजादे मोदी जी कह रहे हैं, तो वो भी एक शाहजादे हैं, और भाई दूसरी ओर धुरंधर खिलाड़ी हैं राजनीति के सिग्रीवाल जी। तो ये मुकाबला बराबरी का नहीं है, ये
पलड़ा एक तरफ झुका हुआ दिखता है वहाँ। लेकिन अब ये भी माना जाएगा कि पहले तो त्रिकोणीय की चर्चा थी, 2 राजपूत उम्मीदवार आएंगे, एक भूमिहार कैंडिडेट आएगा, लेकिन अब इससे तो साफ हो गया कि महाराजगंज में राजपूत बनाम भूमिहार की ही लड़ाई हो गई। हाँ, लग तो यही रहा है। और जब प्रभुनाथ सिंह की बात होती है बिहार की राजनीति के सिलसिले में, तो ये शुरू से ही बाहुबली नेता की जो सूची हुआ करती थी उसमें इनका नाम आता था, और कई तरह के मामलों में लंबे समय तक इनका जेल में रहना या इधर से उधर माने एक तरह का भटकाव वाली स्थिति भी रही। तो प्रभुनाथ सिंह का जिस समय में रुतबा था वो उसमें बहुत धीरे धीरे लोग भूलने भी लगे कि वो क्या है। लेकिन अब है क्या, इस महाराजगंज के चुनाव में अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने लिए राज्यसभा की सीट सुरक्षित कर ली पहले, और उसके बाद अपने पुत्र के लिए उन्होंने एक टिकट भी हासिल कर लिया। और तो ये जो लोग सोच रहे हैं ना कि ये आदमी तो बिल्कुल स्वार्थ के रास्ते पर ही है, माने वो उसी तरह से, तो ये जो संदेश जा रहा है, ये जो बात उभर के सामने आ रही है, इसका फ़ायदा बीजेपी को वहाँ मिलना है। और आकाश के बारे में ये है कि पिछली बार भी ये प्रयास इन्होंने किया था, हाँ, मोतिहारी से किया था, और उसमें सफलता नहीं मिली। और सफलता नहीं मिलने की कई वजह हो सकती हैं, लेकिन ये भी है कि वो इतने उभरते हुए या कोई जनसेवी नेता हो या इस तरह का हो, ऐसा रहा नहीं है। सिर्फ वो अखिलेश जी के पुत्र हैं और उन्होंने टिकट हासिल कर लिया अपने प्रभाव के बूते। तो अब उनकी तरफ रुझान अगर होगा तो कुछ जातिगत या कुछ और व्यक्तिगत कारणों से हो सकता है, लेकिन आम तौर पर जो जन सामान्य के बीच में, मतदाताओं के बीच में वो हैसियत उनकी नहीं बन पा रही है। तो नहीं बन पा रही है तो जाहिर है कि इसका फायदा बीजेपी के सिग्रीवाल साहब को मिलना। नीतीश कुमार और प्रभुनाथ सिंह की जोड़ी बिहार में लंबे समय तक रही। 2009 के चुनाव के बाद ही ये राजद में आए, तो क्या वो पुराना रिश्ता फिर से कायम हो पाएगा टूटने के बाद? देखिए, ये राजनीति में हम लोग तो देखते रहे हैं इतने वर्षों से कि ये रिश्ते कब टूटते हैं, बनते हैं, ये इतनी बार बनते बिगड़ते हैं कि अब ये भरोसा ही नहीं होता है कि ये रिश्ता कितने दिन चलने वाला है, या फिर अगला अब कौन किससे गले मिल रहा है। और ये सिर्फ इस स्तर पर नहीं, हम तो समझते हैं कि जब लालू जी और नीतीश जी मिले थे उस समय में, उससे पहले तक लोगों ने सोचा था कि ये अब संभव नहीं है। लेकिन फिर मिलना और फिर पलटना, बिछड़ना, ये सब जो है अब इतनी बार हुआ है कि ये कुंद बात हो गई है। मतलब कि इसमें अब आप ये नहीं सोच सकते हैं कि ये आगे कितने समय तक ये रिश्ता बनेगा। तो वो ये एकदम निश्चित रूप से सिर्फ अवसरवादिता है, अवसर की बात है, अपने दलगत स्वार्थ की बात है, या कहिए कि और इसी तरह की बात। तो उसमें ये जो स्वार्थ होता है ये इतना प्रखर होता है, इतना हावी होता है कि अब बाकी की वो संबंध कितना रहेगा नहीं रहेगा ये कोई मतलब नहीं। प्रभुनाथ सिंह की जो छवि थी और जो उनका पकड़ था, क्या रणधीर सिंह महाराजगंज में वो पकड़ रखते हैं? कभी नहीं हो सकता है। अभी भी प्रभुनाथ सिंह की वजह से ही या उनके नाम से ही उनको लोग जानते हैं, या हम लोग भी जो चर्चा कर रहे हैं, हमको क्या पता था, हमको तो इनका नाम भी नहीं मालूम था। उस इलाके में रहा होगा, लेकिन बिहार में बाकी लोगों को, आम लोगों को ऐसा तो उभरता हुआ कोई नेता के रूप में तो उनको जाना नहीं गया। तो इसलिए प्रभुनाथ सिंह की वजह से वो उनको लोग जानता है, एक लंबे समय से वो राजनीति में रहे हैं, तो ये इस कारण हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि वो वक़्त, वो वजन उनमें है, या हो सकता है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था रणधीर सिंह ने और कहा कि हम बिहार से राजद को मिटा देंगे। इतनी हैसियत रखते हैं आप? इतनी हैसियत अगर होती तो वो कई चुनाव लगातार हारते नहीं, कई चुनाव वो हार चुके, इसलिए राजद ने उनको टिकट नहीं दिया इस बार और वो सीट कांग्रेस को दे दी। तो प्रभुनाथ सिंह ठीक है, किसी समय में बहुत दबदबा था, समर्थन था लोगों का, और उस क्षेत्र के छत्र नेता हुआ करते थे, मगर वो बीते हुए ज़माने की बात हो गई। उसके बाद से एक ऐसी पीढ़ी आ गई है जो प्रभुनाथ सिंह को जानती भी नहीं है कि कौन है, जो 18 साल से और उससे ऊपर के 25 के बीच के जो मतदाता हैं,
क्योंकि प्रभुनाथ सिंह पिछले कई वर्षों से सीन से गायब हैं, जेल में हैं, हजारीबाग जेल में बंद हैं, तो नई पीढ़ी के लोग जानते ही नहीं कि कौन है वो। तो इसलिए अब उनके परिवार का वो रसूख नहीं रहा और उनकी विरासत को आगे नहीं बढ़ा पाया उनका परिवार। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा असरदायक होगा। या ये जो कह रहे हैं कि हम राजद को मिटा देंगे, राजद को तो नीतीश कुमार और बीजेपी मिल के नहीं मिटा पाए, तो वो अकेले प्रभुनाथ सिंह के पुत्र क्या मिटा पाएंगे। तो ये राजनीति में इस तरह के दावे किए जाते हैं। और देखिए आजकल की जो राजनीति है वो मॉडर्न ज़माने की लव स्टोरी हो गई है, क्योंकि लव स्टोरी में आजकल प्रेमी प्रेमिका बहुत जल्दी आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। तो उसी तरह आज की राजनीति में भी हो रहा है। नेता तुरंत इस दल में आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर कुछ दिन बाद लौट करके आते हैं। तो वही मॉडर्न जमाने की लव स्टोरी है। तो नीतीश कुमार जो सम्मान प्रभुनाथ सिंह को देते थे उनके बेटे को देंगे जदयू में? नहीं देंगे। वो भी एक नए भतीजे हो गए उनके, जैसे तेजस्वी आज भी कहते हैं कि चचा हैं हमारे, उसी तरह वो भी कहें कि हमारे चचा हैं। मगर ये है कि प्रभुनाथ सिंह का अपने समय में बड़ा योगदान रहा। वो समता पार्टी की स्थापना में भी उनका योगदान था, और चंद्रशेखर जी के तो वो परम शिष्य थे प्रभुनाथ सिंह, और उन्हीं के छत्र छाया में इतना वो आगे भी बढ़े। तो मगर जो उनकी बाहुबल वाली जो छवि थी और जिस तरह के वो काम किया करते थे, उसी की सजा आज भुगत रहे हैं। तो अब वो सितारा उनका अस्त हो चुका है। अब उनके पुत्र उस तरह का प्रभाव पैदा कर पाएंगे, इसमें मुझे संदेह है। महाराजगंज को भी चित्तौड़गढ़ ही कहा जाता है, बड़े लंबे समय से राजपूतों का इस सीट पर कब्जा है। तो एक तरफ तो अब प्रभुनाथ सिंह का परिवार और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पक्ष में दिखाई देगा, लेकिन दूसरी तरफ एक और वहाँ के MLC हैं सच्चिदानंद राय, जो कि निर्दलीय हैं, अब कभी बीजेपी में थे और सिग्रीवाल को हराने के लिए लगातार ग्राउंड पर मौजूद रहते हैं, खुलकर कहते हैं कि हम सिग्रीवाल का विरोध करते हैं और हराना चाहते हैं। दूसरे उस क्षेत्र के भूमिहार नेता हैं धूमल सिंह, जो कि जनता दल यूनाइटेड में हैं। तो क्या आकाश सिंह को इन दोनों नेताओं का समर्थन मिल पाएगा उस क्षेत्र में? धूमल सिंह तो जदयू में है, तो उनका समर्थन तो उनको नहीं ही मिलेगा। मगर ये सच्चिदानंद राय जो हैं, तो ये उनकी व्यक्तिगत खुंदस है। वो खुद वहाँ से चाह रहे थे उम्मीदवार बनना, और वो बीजेपी से भी चाह रहे थे, फिर कांग्रेस से भी उन्होंने कोशिश की, राजद से भी उन्होंने ट्राई किया, मगर कहीं से नहीं मिला। तो अब कह रहे हैं कि हम हरा देंगे। तो ये चुनाव व्यक्तिगत राग द्वेष का नहीं है। आप व्यक्तिगत रूप से किसी उम्मीदवार से नाराज़ हैं तो ठीक है, 25-50, 100-200 वोट आप बिगाड़ देंगे, मगर आप चुनाव परिणाम प्रभावित कर देंगे बिल्कुल। वो हैसियत सच्चिदानंद राय की उस इलाके में अभी नहीं है कि आप किसी को हरा दें, किसी को जिता दें। ठीक है कि उन्होंने बहुत अपार खर्च किया और वो MLC बन गए। तो MLC में जिस तरह की खरीद फरोख्त होती है, वो पूरा बिहार जानता है कि स्थानीय निकाय के चुनाव में किस तरह से खेल होता है पैसे का। तो वो आप कर सकते हैं, मगर संसदीय चुनाव में जहां देश का भविष्य दांव पर लगा हो, आप किसी उम्मीदवार को हरा दें अपने व्यक्तिगत खुंदस के चलते, वो स्थिति अभी उनकी नहीं है। ना जनता उनकी इस बात को स्वीकार करेगी। एक आखिरी सवाल से खत्म करेंगे, आप ही से रहेगा। महाराजगंज लोकसभा, आपको लगता है कि यहाँ कांटे की लड़ाई होगी या फिर अब मामला वन साइडेड हो चुका है? कांटे की लड़ाई बनाने की कोशिश हो रही है। सच्चिदानंद राय के बारे में यह था कि यही चुनाव लड़ेंगे, माना वो तैयारी भी थी। लेकिन जैसे ही ये जातीय समीकरण के तहत या कहिए कि उनका तो बीजेपी से जो व्यक्तिगत रूप से जो उनकी नाराज़गी है, तो उन्होंने सोचा होगा कि ये वोट का ये सिग्रीवाल विरोधी मतों का विभाजन नहीं हो, तो इसीलिए वो उन्होंने उस तरह से क्या सक्रिय भूमिका छोड़ दी उन्होंने। तो अब ये लग रहा है कि प्रयास हो रहा है कि कोई सूरत ऐसी बने जिससे कि बीजेपी को वहाँ नुकसान हो, और इसकी कोशिश में वो लगे होंगे। और लेकिन है क्या कि जिसको कहते हैं कि जिसमें अपनी मूलभूत ताकत नहीं हो तो लाख सपोर्ट आप करेंगे तो वो कितना आगे जाएंगे, कितनी ताकतवर होंगे, और लोगों के बीच में क्या छवि है।
लोग किस तरह से उसको ले रहे हैं। तो अब अगर ये इसके बारे में सोचिएगा तो वहाँ नहीं लगता है कि इसका कुछ खास फायदा होने जाना है। होगा। तो देखिए, ये आज जो राजनीतिक घटनाएं हमारे बिहार में हुई हैं उस पर हम चर्चा कर रहे थे। अब देखिए, तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई को होगी, 5 सीटों पर है। उसके बाद चौथे चरण की, 5वें, 6ठे और 7वें चरण की वोटिंग होनी है। ऐसे में बिहार में राजनीति काफ़ी गरमाई हुई है। अब प्रभुनाथ सिंह का परिवार वापस से जनता दल यूनाइटेड में जुड़ेगा तो वो कितना प्रभाव छोड़ेगा, कितने सीटों पर वो असर छोड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।